बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्सा यासीन फ्रॉम MIT फाइनल ईयर। ठीक है, यहाँ इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि मेडिसिन आप लोगों ने कैसे पढ़नी है, इससे किस किस तरह से पढ़नी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक रेफर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ने के, सब मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, मैं खुद MIT की स्टूडेंट है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, क्या क्या चीज़ें मैंने ली। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स के लिए। ठीक है, बुक्स इन्होंने यहाँ 2 रेफ़र की हैं। बुक्स हम वही लेते हैं जो इन्होंने कहा होता है। ठीक है, तो ये जो सी बुक्स हैं इन्होंने डेविडसन कहा और इनाम दानिश का है। ठीक है, डेविडसन भी अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप करके लिखा होता है। आपको पढ़ने के लिए 2-2 3-3 घंटे सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने के लिए चाहिए हो, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आपको समझ आएगी या नहीं। तो ठीक है, तो मैं इसको रेफ़र नहीं करूँगी, ना मैंने ये बुक पढ़ी है। ठीक है, इनाम दानिश है। इनाम दानिश बेस्ट बुक है। इसमें बड़ा प्रिसाइज़ करके लिखा है, अच्छी तरह समझ आ सकती है। जिस तरह UHS वालों ने पूछा होता है उसी तरह ही लिखा होता है। ठीक है, अब मैं आपको UHS के अकॉर्डिंग बताती हूँ। पेपर जिनसे होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 200 मार्क्स में से 100 उनसे होते हैं वाइवा के होते हैं, एग्जामिनर के अंडर होता है, इंटरनल एक्सटर्नल के अंडर होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, लेकिन जिनसे 100 है उसमें 45 नंबर के MCQs आते हैं, 45 के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ईच आंसर होता है वो 5 मार्क्स का होता है, 9 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है मैं आपको थोड़ा गाइड करती हूँ। इतना ब्रीफ नहीं पढ़ना। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक सिनेरियो दिया होता है, पूछा होता है कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, इस बंदे को क्या बीमारी है। ठीक है, ये डिजीज़ बताओ। डिजीज़ बताने के बाद फिर कहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। सिर्फ इसी के अराउंड आपका पेपर चल रहा होता है। पहला टॉपिक जो है डिजीज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एक जर्नल तरीका है पढ़ने का मेडिसिन। बाज़ लोगों को एंड हो जाते हैं सेशन को, समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूँ इस सिलसिले में। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इसकी जर्नल देखना है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है। ठीक है, जर्नल इन्वेस्टिगेशन सारी याद कर लेनी है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ECG कराते हैं, एको का कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, बेसलाइन टेस्ट कराते हैं, सारी जर्नल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर का तरीका ये है, अगर वो 3 मार्क्स का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है या 2 मार्क्स की, तो फिर तो बात समझ आती है कि आप लोगों ने सारा कुछ मेंशन करना है। बेशक हो या ना हो, आप लोगों ने लिखनी है कि हाँ ये भी करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या अगर वो 1 मार्क्स का ही पूछ रहा है तो इसमें आप लोगों ने सारा नहीं लिखना। एग्जामिनर कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हाँ बच्चा कुछ अच्छा दे। ठीक है, तो वो इसके लिए आपने एक स्पेसिफिक ही होती है, हर एक किसी की कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे टीबी है, टीबी में आप बहुत कुछ कराते हो, चेस्ट एक्सरे कराते हो, CT करा लेते हो, लेकिन क्या मेन टॉक्स टेक्स एक लैब का टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है और यही एग्जामिनर पूछना चाह रहा होता है कि बच्चे ने ये लिखा है तो उसको बगैर पढ़े भी वो उसको मार्क्स दे देगा, वरना वो 1000 भी लिख लेगा तो एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अब पहला टॉपिक है डिजीज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये टॉपिक ना बड़ा लेंथी है, तो इसके लिए मैंने जैसे पढ़ा था ना, ये मैंने सबसे एंड पे किया था। ठीक है, इसमें बड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा गाइड कर देती हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें जितनी इन्वेस्टिगेशन है इनाम दानिश में स्टार्टिंग में लिखी है। फर्स्ट चैप्टर है इनाम दानिश का, अकॉर्डिंग टू इसके सारा आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, अब हार्ट फेलियर। इस हार्ट फेलियर में पहले कंसेप्ट लेना है कि हार्ट फेलियर होता क्या है। मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँगा तो हार्ट फेलियर ये है ना कि हार्ट की अब इतनी एबिलिटी नहीं रही कि वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करे, उसको आउटपुट दे, मतलब ब्लड दे। ठीक है, तो ये होता है हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या लिखा है, राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, तो हमने राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर को लेते हुए चलना है कि इसकी कॉज क्या थी। जैसे कि राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा में बंदे को कोई मसला हो जाता है, या पल्मोनरी वो क्या कहते हैं हिपैटिक कंजक्शन हो जाती है। इस तरह की आपने कोजेस पढ़ने हैं। कोजेस पढ़ने के बाद कोजेस को भी आपने एंड पे रखना है। पहले हार्ट फेलियर की डेफिनेशन को क्लियर करके कि मुझे समझ आ गई है, फिर आपने किस में जाना है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स अच्छी तरह करने के बाद फिर आना है आपने इन्वेस्टिगेशन पे, पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। फिर मैनेज करने का भी एक तरीका है कि आपने जर्नल होता है, मेडिकल होता है, सर्जिकल होता है, ये 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से ही आपने पेपर में मेंशन करना है। जर्नल में ये है कि आपने पेशेंट को बेड रेस्ट पे देना है, उसकी डाइट इम्प्रूव करनी है, उसको कहना है स्मोकिंग ना ले, अल्कोहल ना ले, क्या कहते हैं एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करे। ठीक है, लेकिन अब मेडिकल है, मेडिकल में
सेकेंड ईयर में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों ने हर मेडिसिन की फर्दर फार्माकोलॉजी या डिटेल बतानी है कि इतनी डोज देनी है, इस टाइम पे देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने उस मेडिसिन की नाम लिखना है। जैसे कि अब हार्ट फेलियर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन की वजह से होता है तो एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, एंटी प्लेटलेट्स दे देंगे, एंटी लिपिड दे देंगे, लिपिड प्रोफाइल दे देंगे। इस तरह से आप लोगों ने लिख के चलना है, ठीक है। एक और बात, अगर आप लोगों ने चाहते हो अच्छे मार्क्स आए तो इसके लिए क्या करना है, अपने पास पास्ट पेपर रखने हैं, ठीक है। कोशिश करो हर बीमारी से रेलेवेंट, जैसे हार्ट फेलियर से अगर पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है तो उसके बुक पे ही उसी के ऊपर लिख लो वो क्वेश्चन, ताकि जब जब पढ़ो वो आपको रिव्यू होता रहे। पास्ट पेपर्स के बगैर आपको मेडिसिन कभी भी नहीं आएगी, जितने मर्जी साइन एंड सिम्टम्स याद कर लो, क्योंकि मेडिसिन ये लोग हमें नहीं लेके जाते ओपीडी वगैरह। तो इसके लिए यही बेहतर है कि पास्ट पेपर अपनी नज़रों के सामने रखो, ठीक है। अब बुक में हार्ट फेलियर दो तरह के हैं। कैसे हैं, राइट हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ये दोनों आपने करना है। अब हाइपरटेंशन पे है, हाइपरटेंशन दो तरह के, सिस्टमेटिक होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। अब हाइपरटेंशन के भी स्टेजेस हैं कि कब बंदे को हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब आपको घर में ट्रीट करना चाहिए, सारी आपको पता होनी चाहिए। अब हाइपरटेंशन सिस्टमेटिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ये दोनों आप लोगों ने दोनों बेशक रहती, लेकिन सिस्टमेटिक क्लास भी करनी है। पल्मोनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वाले भी कुछ नहीं पूछते, मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट के सेल की, हार्ट के मसल्स की डेथ हो गई और उसकी वजह क्या थी, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला हो गया। तो इस लिहाज से आप लोगों ने अब लेके जाना है, तो इसकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, एंजियोग्राफी कराओ। तो एग्जामिनर भी हो सकता है कि आप लोगों से एंजियोग्राफी ही पूछना चाह रहा हो, ठीक है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, इस वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में ये तीनों है, ठीक है। लेकिन इसकी फर्दर होता है स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन के बाद वेल्व की ओपनिंग ठीक है या नहीं है, या फर्दर क्लोज हो गया है, क्या है। तो स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन को लेते हुए आप लोगों ने चलना है, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूएचएस के अकॉर्डिंग ये टेटोलॉजी ऑफ फेलर जो सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कार्डियटिक ट्यूमर है, कार्डियटिक ट्यूमर आप लोगों को इनामदानी से नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको नेट से सर्च करना पड़ेगा, या जो आपको पढ़ा रहा होगा वो गाइड कर देगा, या फिर ये जो सी डेविडसन बुक है इससे पढ़ें, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑफ सिस्टम, इसका भी वही अकॉर्डिंग है कि आपने जो सा स्टार्टिंग की जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी करनी है। अब नमूनिया पे आओ, नमूनिया का क्या है कि नमूनिया के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नमूनिया की टाइप क्या है, नमूनिया की कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है या कौन सा इन्फेक्शन है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी फाइंडिंग है उसमें क्या नज़र आ रहा है, ये हमें लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि यूएचएस में कि एक्सरे में क्या फाइंडिंग है नमूनिया की, ठीक है। अब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछते हैं किस बैक्टीरिया ने इसको कोज किया, और इसके लिए टेस्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो इन्वेस्टिगेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। मिनटॉक्स टेस्ट करते ही करते हैं, बाकी सारा कुछ भी साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब जो सा है प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ लंग्स, प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ लंग्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे एक इनाम दानिश में। इसके लिए एक टॉपिक लिखा हुआ है बुक में, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है ये, लेकिन इससे की हेडिंग है। इसमें कोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें हॉर्नर सिंड्रोम होता है, पेनकोस सिंड्रोम होता है। तो ये जो सा यूएचएस वाले वो ये टर्म ही उठा के बाज़ दफ़ा दे देते हैं कि पेनकोस सिंड्रोम क्या है वो, ठीक है। अब क्या है, डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट वॉल, डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट वॉल इनाम दानिश में नहीं है, आपको डेविडसन में जाना पड़ेगा। इतना डीप नहीं पढ़ना, इतना पेपर में इतना पूछा जाता है, लेकिन करना लाजमी है। अब क्या है, नीचे क्या है, डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसमें भी इन्वेस्टिगेशंस आप लोगों ने एज इट इज़ जो जर्नल लिखी होती हैं वो सारी याद करनी है, ठीक है। फिर एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, एक्यूट में क्या कंडीशन है, क्रॉनिक में क्या कंडीशन है, क्या क्या होता है, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है और लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहना है, रीनल स्टोन्स, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक कैलकुलाई, यूरिनरी ट्रैक कैलकुलाई को याद करने का तरीका ये है कि आप टेबल्स बना लें, ठीक है। किडनी स्टोन, यूरिटर स्टोन, ब्लडर स्टोन, ठीक है। इन तीनों के फिर आप चलते नहीं कि किडनी में जो सा स्टोन रहता है इसमें स्पेसिफिक जगह में पेन होती है, यूरिटर में आपको इचिंग होती है, पेन जो होती है वो रेडिएट करती है, ठीक है। और प्रोस्टेटिक डिजीज़ में मतलब कि आपको हाइपरट्रोपी पूछ रहा है, हाइपरप्लेजिया पूछ रहा है और कार्सिनोमा पूछ रहा है। इस चैप्टर के एंड पे टॉपिक भी मौजूद है, यहाँ से कर लेना। इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंडोक्राइन डिजीज़,
जो सा ये टॉपिक है ना, ये भी इतना अच्छा नहीं लिखा है, बुक से देख लेना। इस इनाम दानिश में इतना अच्छा नहीं लिखा। ग्वाइटर में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ये दोनों करनी है पेपर में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में होता है, और वाइवा वाले भी इन दोनों को पेशेंट वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूछना चाह रहे होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ये आपने सारा करना है। इसकी जिनसी मेडिसिन है, कौन कौन से यूज़ करते हैं, किससे बनी है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये किससे बनी है, ठीक है। मतलब फार्मा थोड़ी इसकी देखनी है, वरना बाकी में इतनी ज़रूरत नहीं, इसमें देखनी है, ठीक है। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन और जीआईटी, इसके लिए भी आपको जर्नल पढ़ना है कि इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे कर लेते हैं स्टोन्स वगैरह देखने के लिए, बेरियम स्टडीज़ करते हैं, ये सारा करना है, ठीक है। अब क्या नीचे एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये है इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इन्होंने लिखा हुआ है ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर्स आ भी जाता है पेपर में, इसको भी याद करने का यही तरीका है, समझने का यही तरीका है। आप इसके टेबल्स बना लें, आपको फिर पेज आगे पीछे घुमाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब जब ट्यूमर बनाओगे कि स्टमक में ये होता है, इस वजह से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं, तो फिर साथ ही पेनक्रियास लिखा होगा, तो इस तरह आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर में आई भी थी कि ये इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, जेनेटिक की वजह से होता है, मेल में ज़्यादा होता है, क्या मेडिसिन इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इस हवाले से इसको इतना ही रखना है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन हिपेटोबाइलियरी सिस्टम, इसका भी आप लोगों ने जर्नल पढ़ना है, लेकिन क्या हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली पेपर में आता है और लाजमी आता है। और इसके बारे में क्या आता है, इसके कोजेज़ क्या हैं। इनाम दानिश में हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली दोनों के कोजेज़ बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं पूछते हैं, मैनेजमेंट भी नहीं पूछते, बस ये कोजेज़ पूछते हैं कि आप कोई से 3 बता दो, कोई से 5 बता दो, ठीक है। ये इस हवाले से करना है। जॉन्डिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात ये कि लाजमी नहीं है कि आपको ये जो सा सिलेबस आउटलाइन दिया है पेपर इसमें से भी आएगा, तकरीबन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। जैसे अब तो ये मत भूलना कि अगर आप पेपर वो पढ़ रहे हो, कोई आपको ऐसी बीमारी जो कि लग रहा है कि बहुत कॉमन है, तो इस हवाले से भी कर लेना। जैसे कि अब इस टॉपिक में कहीं मेंशन नहीं है डिजीज़ ऑफ लीवर और बाइलियरी सिस्टम में कि वो लीवर एप्सिस, लेकिन लीवर एप्सिस पेपर में आता है, लाजमी पूछते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो लीवर एप्सिस इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे क्या है, डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स। इसमें जो है जो पेपर में आता है, एक ऊपर से मैंने बताया कि था कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्लास में आता है। इसमें से जो पूछा जाता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई भी एक उठा के दे देते हैं, और इसका डिफरेंस आप बुक में इनाम दानिश में बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। बाकी अगर बाकी चीज़ों पे आऊँ मैं, लो बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन, ये बुक इनाम दानिश में से आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको किस पे जाना चाहिए, डेविडसन में या गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करें, इनाम दानिश आप लोग परचेज़ कर लें, लेकिन डेविडसन है वो उसको आप अपने उस PDF फॉर्म में बुक में रख लें, ठीक है। आगे क्या, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में जो सा है ना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में वो पूछना चाह रहा है कि हेमरेज क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, इस्केमिक हेमरेज क्या होता है, इससे हवाले से स्ट्रोक तो उनसा पेपर में लाजमी आता है, लाजमी पूछना है। डिसऑर्डर ऑफ स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस डिसऑर्डर ऑफ स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड जो सा है, इसका भी 3-4 पेजेस इनाम दानिश में एज इट इज़ वैसे ही करने हैं। हाइड्रोसेफेलिस की टाइप्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग, तो ये दोनों आपको लाजमी पता होने चाहिए, इसमें क्या होता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ इस बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन सी करनी है, लेकिन क्या करनी है कम अज़ कम ना, आप खोल के देखोगे ना, इसमें कुछ है बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है बंदे को, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, इस हवाले से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कम अज़ कम मम्स बहुत ज़्यादा हैं, HIV एड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो जर्नल है, ठीक है। उस वक्त जो डेंगू फीवर, लास्ट टाइम डेंगू फीवर बहुत चल रहा था, तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन आ भी गया था, ठीक है। इस हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको मार्क कर दूँगी, ठीक है। वो करनी है, कम अज़ कम 9-8 करनी है। अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी इनाम दानिश में लिखी है, कहने के सारी करने बैठ जाओ, ठीक है। तो कुछ करनी है आप लोगों ने, और अगर आप मज़ीद आपने इससे रेलेवेंट कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, उसमें पूछ लें मुझसे, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।